Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, today's lecture is the very most important lecture. On the last lecture, we had discussed the different kind of forces. कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव हो रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस डी. अगर कोई करंट एलिमेंट है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा आई डी एल क्रॉस डी. अगर पूरा वायर है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इंटीग्रेशन आई एल क्रॉस बी लगेगा, इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी लगेगा. अगर वायर स्ट्रेट है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके ऊपर जो फोर्स है वो आई एल क्रॉस बी है. And after that we also had learned about the force between the two current carrying wire. तो हमने ये भी देखा था कि अगर दो करंट कैरिंग वायर है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई वन आई टू एल अपॉन टू पाई आर है. तो लास्ट में हमने दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसको भी हमने डिस्कस किया था. फ्रेंड्स, आज हम कोई करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं. क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर आ रहा है क्या फ्रेंड्स? हाँ सर, बट थोड़ा लैग हो रहा है. थोड़ा लैग हो रहा है. ओके, जस्ट गिव मी द मोमेंट. अभी आवाज क्लियर आ रही है? अभी क्या क्लियर है फ्रेंड्स? क्या अभी लैग हो रहा है? इज इट क्लियर नाउ और स्टिल लैगिंग? हाँ सर, बराबर. ओके सर. अभी क्लियर आ रही है आवाज? हाँ. ओके. तनिष, 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 यस सर. अभी क्लियर है आवाज? हाँ सर, हाँ सर. ओके फाइन. सो फ्रेंड्स, आज है ना हम कोई करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे एंड विल फाइंड आउट हाउ मच द टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप. देखो, हमने ऐसा लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है. कोई भी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, बट इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क. उसके ऊपर टॉर्क जीरो नहीं होता है, फोर्स जीरो होता है बट टॉर्क जीरो नहीं होता है. तो आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम कोई लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो जानना, वो आज का हमारा टारगेट है. तो क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 यहाँ पे जो दिया हुआ है 33 एंड 34, तो वो आपको यहाँ पे नहीं देखना है. मैं जो आपको सिखा रहा हूँ इस हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है. ये 33 एंड 34 दोनों को मैं एक ही क्वेश्चन बना देता हूँ और एग्जाम के अंदर आपको वही लिखना है जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ. तो फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डेफिनेटली ये एग्जाम के अंदर पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट फिर से एक बार क्वेश्चन क्या है एक बार वो समझ लो. व्हाट इज अवर टारगेट? व्हाट इज द क्वेश्चन?
तो क्वेश्चन ये है भैया, क्वेश्चन ऐसा है कि वी वांट टू फाइंड अ टॉर्क ऑन द current carrying coil placed in the uniform magnetic field. So question is, derive equation of a torque on a current carrying coil placed in a uniform magnetic field. तो दैट इज व्हाट इज अवर टारगेट। आज का हमारा टारगेट ये है कि हम कोई करंट कैरिंग लूप है, कॉइल है, तो उसके ऊपर मुझे टॉर्क फाइंड करना है। तो दैट इज व्हाट इज अवर टारगेट। तो हम क्या करेंगे, हम है ना यहाँ पे कोई मैग्नेट, दो मैग्नेट है, उसके बीच में, मतलब दोनों मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को सामने रखेंगे। तो इसके द्वारा क्या होगा कि दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, okay, so this is the north pole of a magnet and this is the south pole. So you must know that the magnetic field line is from north to south. क्या आपको ये पता है फ्रेंड्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से लेके साउथ तक जाती है? हाँ सर। ओके, सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ तक है। तो व्हाट आई एम शोइंग राइट नाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फ्रेंड्स once again we'll remember our target. our target क्या है फ्रेंड्स? टारगेट ये है कि हम ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कोई क्लोज्ड कॉइल रखेंगे और उसके ऊपर टॉर्क फाइंड करना, ये हमारा टारगेट है। तो अज्यूमिंग कॉइल हियर, ओके,
ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक कॉइल अज्यूम किया हुआ है। ओके, सर परिधि कौन है? हाँ अभी कुछ कहा ही नहीं मैंने। अब दो मैग्नेट के बीच में जस्ट एक कॉइल को प्लेस किया हुआ है, कुछ कहा ही नहीं मैंने। दो मैग्नेट के बीच में एक कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा हुआ है, और जो रेक्टेंगुलर कॉइल है दैट इज अज्यूमिंग दैट इट इज अ PQRS। सर सर्कुलर ना? कोई भी रख सकते हैं, सर्कुलर भी रख सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल का अजम्पशन किया हुआ है। कोई भी क्लोज्ड कॉइल को रख सकते हैं। कॉइल इज नॉट अ नेसेसरी टू बी अ सर्कुलर, वो नेसेसरी नहीं है कि सर्कुलर हो, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ओके, सो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS को रखा हुआ है। फ्रेंड्स मेरी आवाज आ रही है कि लेग हो रहा है? आ रही है सर बराबर। ओके फाइन। तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से पता चले तो थोड़ा मैं 3 डायमेंशनल व्यू लाने का ट्राई कर रहा हूँ अभी। थोड़ा 3 डायमेंशनल व्यू लाने का ट्राई कर रहा हूँ, जिससे आपको ज्यादा पता चले कि कोयल कैसे है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है। क्या ये अभी आपको पता चला कि कोयल कैसे है? नहीं सर। मतलब वो थोड़ा इंक्लाइंड है, थोड़ा उसका पार्ट आगे की साइड है और थोड़ा पार्ट पीछे की साइड है। अभी फिगर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोयल पड़ा हुआ है। कोयल का जो आधा पार्ट है वो आगे की साइड है, और थोड़ा जो पार्ट है वो पीछे की साइड, मैग्नेटिक फील्ड के पीछे की साइड है। देखो अभी आप फिगर को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट लुक एट द फिगर। आया बात समझ में? मतलब कोयल का जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, मतलब कोयल, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कोयल मतलब ऐसे इंक्लाइन पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और कोयल इंक्लाइन पड़ा हुआ है। क्या अभी 3 डायमेंशनल व्यू आप समझ सकते हो? क्या देखा आपने, समझ में आया आपको? यस सर। ओके, अब ये कोयल में है ना, करंट PQRS ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कोयल is from P to Q, P to Q, Q to R, R to S, and then S to P. चलो,
in figure, uniform magnetic field is applied. देखो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है उसको y डायरेक्शन ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में अप्लाई किया हुआ है, कोई मुझे बताएगा? नॉर्थ टू साउथ। हाँ, वो नॉर्थ टू साउथ है, बट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखते हैं तो वो कौन से डायरेक्शन में है? X. टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कैन आई से, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैन आई से इट इज अ बी आई कैप, बिकॉज कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे एज अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन, आई शुड से अ वेक्टर बी इज इक्वल टू बी आई कैप। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस और नो? अरे Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई बी आई कैप। नाउ rectangular coil PQRS is placed in this uniform magnetic field. Direction of current through this coil is shown in figure. मैग्नेटिक करंट का डायरेक्शन फिगर में मैंने दिखाया हुआ है। इट इज फ्रॉम P to Q, Q to R, R to S. अब मेरा अल्टीमेटली टारगेट क्या है फ्रेंड्स? वापस से एक बार याद कर लेते हैं कि टारगेट क्या है। टू फाइंड द टॉर्क। हाँ, टू फाइंड द, बोलो। टॉर्क। यस, टॉर्क। लेट PQ इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू B। एंड देखो ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर कॉइल है तो अपोजिट साइड के लेंथ सेम हो गए, तो मैंने ऐसा अज्यूम कर दिया कि PQ एंड RS का जो लेंथ है वो B है, एंड वी कैन ऑल्सो assume that the QR is equals to PS and that should be equals to L। ऐसा मैंने assumptions कर दिया कि PQ एंड RS साइड का जो लेंथ है वो B है, QR एंड SP साइड का जो लेंथ है वो L है। अब मेरा अल्टीमेटली जो टारगेट है ना वो मुझे टॉर्क फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, हम ये चारों ब्रांच मतलब PQ, QR, RS एंड SP, ये चारों ब्रांच के ऊपर हम फोर्स फाइंड करेंगे और कोई फोर्स कपल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके द्वारा हम टॉर्क फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये चारों ब्रांच मतलब PQ ब्रांच, QR ब्रांच, RS ब्रांच एंड SP ब्रांच, वो चारों ब्रांच के ऊपर का फोर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उसके द्वारा मुझे पता चलेगा कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, PQ ब्रांच पे फोर्स फाइंड करेंगे। तो अब करेंगे फोर्स ऑन PQ ब्रांच। तो फ्रेंड्स ये PQ ब्रांच के ऊपर जो फोर्स है ना उसको मैं F1 अज्यूम कर रहा हूँ। PQ ब्रांच का जो फोर्स है ना उसको मैं F1 अज्यूम कर रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स कोई मुझे बताएगा करंट कैरिंग ब्रांच है, करंट कैरिंग ब्रांच, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको प्लेस करते हैं करंट कैरिंग वायर को, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ कोई आई करंट वाला कोई वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो करंट का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। BIL हाँ BIL cos theta. हाँ, तो हियर आई शुड से IL क्रॉस बी, बट यहाँ पे IL के बदले में मुझे लिखना पड़ेगा IB क्रॉस बी। वाई? Because the length of the PQ branch is not the L, it is a B. That's why IB cross B. Is it understood, friends? हाँ सर. चलो, from a right hand screw law, its a direction is, चलो कोई मुझे बताएगा आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप देखो, और ये IL का डायरेक्शन है, ये IB का डायरेक्शन है, और ये कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आपको स्क्रू को घुमाना है, कहां से कहां पे घुमाना है? आपको IB क्रॉस B, मतलब IB से लेके B तक घुमाना है। तो चलो स्क्रू घुमाओ फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से स्क्रू प्लेस करके घुमाओ, फ्रॉम IB टू कैपिटल B, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्क्रू घुमाओ। तो स्क्रू कौन से डायरेक्शन में जाएगा? Upward. अपवर्ड। अपवर्ड मतलब कौन सा डायरेक्शन? Y axis. चलो फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. अरे ओके, तो मैं यहाँ पे वेक्टर F1 का डायरेक्शन शो कर रहा हूं अभी टुवर्ड्स द पॉजिटिव Y डायरेक्शन। चलो, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया भैया? वेक्टर F1। चलो, तो ये मुझे IB का डायरेक्शन मुझे मिल गया, सॉरी PQ ब्रांच के ऊपर का फोर्स का डायरेक्शन मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? अब उसके अपोजिट ब्रांच सोचते हैं, RS ब्रांच। RS. नाउ फोर्स ऑन RS ब्रांच। तो फ्रेंड्स अगर देखो, आप ध्यान से देखो तो PQ ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो RS ब्रांच में एग्जैक्टली उसके अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है। देखो, RS ब्रांच में उससे एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं उसको F1 डैश बोलता हूं इस फोर्स को, तो ये RS ब्रांच के फोर्स को अगर मैं F1 डैश बोलता हूं, तो F1 डैश शुड बी, आई शुड राइट माइनस IB क्रॉस B। वाई माइनस IB? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन वही का वही है, बट करंट का डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, तो मतलब IB का डायरेक्शन टोटली अपोजिट हो जाएगा, मतलब माइनस IB। और फ्रेंड्स ये इसका डायरेक्शन कौन सा आएगा? ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आगे माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा? ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? Downward. ऑब्वियसली Negative. अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट होगा। तो एंड इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव Y डायरेक्शन। क्या फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया? Yes sir. तो Yes, sir. मुझे सोच के बताओ कि क्या ये कपल प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? ये दोनों फोर्स मिलके करेगा फोर्स कपल प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? Sir. Nullify हो रहा है. नलीफाई की बात नहीं है। एज F1 एंड F1 डैश आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे है, वो एक ही लाइन पे है। याद करो, फोर्स कपल फॉर्म करने का कंडीशन क्या था? 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। विच 3 कंडीशन? कब बोल सकते हैं? तो नंबर 1, Sir एक तो non दोनों collinear का होना चाहिए. मैग्नीट्यूड सेम होता है। नंबर 2, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। एंड नंबर 3, दे शुड नॉट बी कोलिनियर।
वो दोनों कोलिनियर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक दोनों F1 एंड F1 एक ही लाइन पे आ गए, देखो एक ही लाइन पे आ गए, मतलब वो एक ही लाइन पे है, मतलब कोलिनियर है। सो एज F1 एंड F1 आर कोलिनियर, दे विल नॉट फॉर्म अ कपल। तो सर हाँ बोलो, सर कपल એટલે શું? कौन बोला? સાકિબ साकिब। देखो 11th स्टैंडर्ड में रोटेशनल मोशन में फोर्स कपल का एक टॉपिक था कि अगर दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, एंड दे आर नॉट कोलिनियर, मतलब वो एक ही लाइन पे नहीं है, तो उसको फोर्स कपल बोलते हैं। एंड इफ द फोर्स कपल इज प्रेजेंट देयर मस्ट बी अ टॉर्क। एंड कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स कपल? कपल के द्वारा, हाँ कशिश बोलो, फोर्स का R cross F. मैग्नीट्यूड कशिश बोलो, कशिश। सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, तो फोर्स कपल का साकिर आप सुन लो ये बात कि फोर्स कपल का अगर टॉर्क फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अगर कोई फोर्स कपल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके द्वारा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, एंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स। बट यहाँ पे तो फोर्स कपल फॉर्म नहीं होगा बिकॉज दे आर कोलिनियर, मतलब ये PQ एंड RS ब्रांच के अंदर जो फोर्स लगता है वो कपल प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसके द्वारा कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम अब क्या करेंगे? अरे बोल भी दो, अब क्या करेंगे? R Q और CS पे फाइंड करेंगे। फोर्स ऑन, अब QR ब्रांच करेंगे। तो QR ब्रांच का फोर्स अगर हमको फाइंड करना है, इसको हम F2 बोलेंगे, इस फोर्स को हम F2 बोलेंगे। तो फ्रेंड्स F2 का वैल्यू कितना आएगा? सो दैट विल बी इक्वल्स टू IL क्रॉस B, राइट? यहाँ पे तो लेंथ L ही है, बट मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे IL का डायरेक्शन कौन सा है? IL का डायरेक्शन कौन सा है, सोच के बताओ। नेगेटिव Y एक्सिस। नेगेटिव Y एक्सिस, वेरी गुड। तो कैन आई से इट इज अ माइनस IL J कैप? कैन आई से इट इज अ यस सर। माइनस IL J कैप? क्रॉस B तो I कैप ही है, तो यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू के बदले डायरेक्टली हम I कैप J कैप के फॉर्म में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद करो, J के I, K J। माइनस के कैप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस BIL तो है ही, और J क्रॉस I है। तो फ्रेंड्स IJ के होता है, तो J क्रॉस I क्या होगा? माइनस। माइनस के कैप। तो ये यहाँ पे माइनस के कैप और आगे भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा फाइनली? के कैप। हाँ, फाइनली वो हो जाएगा BIL के कैप प्लस के कैप, माइनस माइनस गॉट यू पॉजिटिव, तो BIL प्लस के कैप। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है F2 का डायरेक्शन, वेक्टर F2, वो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में। तो मुझे ये बताओ कि फिगर में मैं कहाँ पे बताऊँ पॉजिटिव Z डायरेक्शन? अगर फिगर में मुझे बताना है तो मैं कहाँ पे बताऊँ ये पॉजिटिव Z डायरेक्शन? तो वैसे मैंने इस डायरेक्शन में बताया हुआ है, बट वो कौन से डायरेक्शन में है आप बताओगे मुझे? आप मुझे बताओ कौन से डायरेक्शन में है वो एक्चुअली? फोन के बाहर। हाँ, टुवर्ड्स योर आई साइड, टुवर्ड्स योर आई आउटसाइड द फोन। फोन के स्क्रीन के बाहर के तरफ वो निकलेगा F2। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? वो आपके यस सर। आंख की तरफ, आपकी आई साइड मतलब आपकी आंख के तरफ फोन से बाहर निकल के आएगा। तो ये F2 का डायरेक्शन मैंने उसके मिड पॉइंट पे देखो, कोई भी फोर्स जो लगता है ना वो हम उसके मिड पॉइंट पे, मतलब वो ब्रांच के उसके ग्रेविटेशनल उसके सेंटर ऑफ मास पे लगता है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं।
तो ये F2 का फोर्स QR ब्रांच के सेंटर पे मतलब लगेगा, बट वो आउटसाइड होगा, आउटवर्ड फ्रॉम दिस प्लेन towards the positive z direction, towards the positive z direction, because z direction जो है वो towards u. Is it understood friends? ये आपका z direction है। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. चलो अब मैं क्या करूंगा, अब एक ब्रांच बाकी रह गया। कौन सा ब्रांच बाकी रह गया? PS. फोर्स ऑन। देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है ना मेथड, मतलब वो वही है, वही का वही है, बट वो बेकार से मतलब पूरा डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। मैंने उसको थोड़े अच्छे से मैथमेटिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर दिया पूरे थियरी को, तो आपको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा और लिखना भी बहुत ही इजी हो जाएगा। अब फोर्स ऑन एसपी ब्रांच करेंगे, तो मुझे ये बताओ कि एसपी ब्रांच में अगर उसको मैं ए फोर्स को मैं अगर F2 डैश बोल देता हूँ, इसको अगर मैं F2 डैश बोल देता हूँ, तो F2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? वंस अगेन Minus F2. क्रॉस बी, बट यहाँ पे आईएल का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? यहाँ पे आईएल का डायरेक्शन कौन सा है फ्रेंड्स? प्लस जे कैप है। देखो आईएल का डायरेक्शन प्लस जे कैप है, एसपी ब्रांच में मैं बात कर रहा हूँ, तो जे क्रॉस आई का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो F2 डैश का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव z डायरेक्शन, मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा? माइनस z डायरेक्शन, तो माइनस के माइनस z डायरेक्शन का मतलब इनसाइड द प्लेन, तो मुझे वो बताना पड़ेगा इनसाइड द प्लेन, तो मुझे वो बताना पड़ेगा। तो मैं कैसे बताऊंगा उसको? ऐसे बताऊंगा। क्या फ्रेंड्स आपको ये बात समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. मुझे ये बताओ अब सोच के कि क्या ये दोनों फोर्स कोलिनियर है या नहीं है? क्या एक ही लाइन में है? No, sir. Non-collinear. नहीं सर, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर है। एक पीक्यू ब्रांच से बाहर की तरफ है और एक एसपी ब्रांच से अंदर की तरफ है, तो दे आर ऑब्वियसली नॉन कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंबाइंड होके क्या करेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस करें। टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। सो हियर F2 vector and F2 dash produces a couple। वो कपल मतलब फोर्स कपल प्रोड्यूस करेंगे। तो उसका अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि आई नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। तो मैग्नीट्यूड तो पता ही है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो BIL ही है, BIL ही है, बट इनटू क्या करना पड़ेगा मुझे? इनटू द परपेंडिकुलर। Small b. हाँ, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है आपको? उसका टॉप व्यू, ये जो है ना अभी जो मैंने ड्रॉ किया वो साइड व्यू है ये सिस्टम का। आप जब साइड में से देखते हो तो ऐसा दिखेगा, बट उसको टॉप में से देखो। अभी आप ऐसा सोचो कि आपकी आंख यहाँ पे है, आप यहाँ से उसको देख रहे हैं, तो वो टॉप व्यू कैसा दिखाई देगा वो सोचो, बिकॉज उसके द्वारा ही हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल सकेगा। तो ये जो है मतलब पूरा सिस्टम, उसको टॉप में से देखना है आपको, ऊपर से देखना है। तो मुझे बताना आप कि मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे सोच के बताना कि मैं ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो बताओ मैंने ये क्या ड्रॉ किया? ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो मैंने Arrow. हाँ एरो ड्रॉ किया, वेरी गुड। वो एरो क्या शो कर रहा है? Magnetic field. या अब बराबर है, अब बराबर है कि ये एरो जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, अब बराबर है। तो ये जो एरो है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, वेरी गुड। ये जो एरो है वो मैग्नेटिक फील्ड ही तो शो कर रहा है। चलो अब मुझे सोच के बताना कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं। चलो सोच के बताओ ये मैंने क्या ड्रॉ किया? PQ. वेरी गुड, ये मैंने PQ ब्रांच को ड्रॉ किया। ये है ना मैंने PQ ब्रांच को ड्रॉ किया। ऊपर से देखोगे तो आपको ये P दिखाई देगा, ये Q दिखाई देगा। चलो
अब मुझे सोच के बताना कि अब मैंने ये क्या कर दिया। F2 dash. चलो, अच्छा, चलो मुझे बताओ ये मैंने क्या ड्रॉ किया ऊपर की साइड ऐसे, आप टॉप में से देख रहे हो। Force couple. हाँ, मतलब ये ऊपर वाला फोर्स है वो कौन सा है? F2 F2 dash. dash. वेरी गुड, दैट इज F2 डैश। कौन बोला? पहला तनिष बोला, और कौन बोला? Kashish. सचिश, गुड। तो ये जो ड्रॉ किया ये है ना, ये F2 डैश है, और ये जो नीचे जो जा रहा है वो कौन सा है? F2. वो F2 है। अभी ये सब क्यों मैंने किया? तो ये मैंने इसलिए किया बिकॉज आवर अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलते हैं? तो फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन होते हैं ना, दोनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्शन उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब F2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये रहा आपका F2 डैश का लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को देखना होता है, और ये जो है वो F2 का लाइन ऑफ एक्शन है। तो दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो फोर्स होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला में लेना है। टॉर्क के अंदर दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो आपको कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि दोनों फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो mn है। तो अवर अल्टीमेटली टारगेट इज टू फाइंड द mn। वैसे मुझे ये पता है कि pq का वैल्यू कितना है? pq का वैल्यू कितना है? वो भी MN ही होगा. अरे वो कैसे mn होगा यार? Small L b. है, L है. अरे एल भी नहीं है, pq का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ Small b. यहाँ पे लिखा हुआ है b। Small b है. हाँ. हाँ, तो अगर मिड पॉइंट से देखते हैं तो इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्या ये आपको समझ में आया? हाँ सर. ओके। सर ऐसे तो MN वेरी नहीं करेगा. क्या mn थोड़ी ना वेरी करेगा, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन तो फिक्स ही है। कैसे वेरी करेगा? आप टॉप में से सर देखो। जैसे जैसे लूप रोटेट होगा वैसे क्या होगा? ये फोर्स के कारण टॉर्क टॉर्क जो क्रिएट होगा उसके कारण जो लूप रोटेशनल नहीं, मोशन अभी करेगा वो उस, तो वैसे हाँ, वैसे अभी तो हमने टॉर्क फाइंड ही नहीं किया है। टॉर्क प्रोड्यूस होने के बाद वो सब होगा ना, बट अभी टॉर्क को तो प्रोड्यूस करने दो मुझे। पहले टॉर्क तो प्रोड्यूस तो करने दो, फिर हम ऐसा बोलेंगे हाँ कि सर. वेरिएबल है। बट पहले टॉर्क मुझे फाइंड तो करने दो कोई एक स्टेट पे लेके। ओके। हाँ सर. अभी जिस प्लेस में मैंने लूप को रखा है उस प्लेस पे हम टॉर्क फाइंड करेंगे। अब वो घूमेगा फिर क्या होगा वो तो बात की बात है ना। पहले मैंने जब रखा तो कितना टॉर्क होगा मुझे तो वो फाइंड करना है। इज इट ओके? ओके सर. चलो मुझे ये बताओ कि एरिया जो है ना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एरिया. हाँ, परपेंडिकुलर टू मतलब प्लेन ऑफ द दैट सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे ये जो PQRS है, PQRS वो ऐसे इंक्लाइन, मतलब वो थोड़ा आम टेढ़ा पड़ा हुआ है। तो उसका जो वेक्टर ए है वो कौन से डायरेक्शन में होगा? तो अगर आपको वेक्टर ए का डायरेक्शन फाइंड करना है तो जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट देखो ये लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे स्क्रू घुमा हुआ, इस हिसाब से स्क्रू घुमा हुआ, तो स्क्रू कहाँ पे जाए, कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? PQRS के डायरेक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप स्क्रू घुमाओ तो स्क्रू कहाँ पे जाएगा? इनसाइड. थोड़ा अंदर, बट थोड़ा टेढ़ा जाएगा। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर अंदर नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा जाएगा। क्या आप समझ सकते हो क्या? हाँ मतलब नहीं समझा. PQRS से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है. है उससे परपेंडिकुलर है ना? तो हाँ हाँ. तो सर नहीं समझा.
नहीं नहीं, मेरी बात ऐसा है कि हम वेक्टर ए, हमारा जो अभी टारगेट है ना वो वेक्टर ए का डायरेक्शन, मतलब सरफेस एरिया का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो आपके नॉलेज में ये है कि वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है ना वो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, ये आपको पता है, यस और नो? यस सर। अब मुझे वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन का डायरेक्शन, वेक्टर ए का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो उसका रूल मैं बता रहा हूँ, ये रूल है। तो रूल ऐसा है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्क्रू घुमाना है। तो पहले आप ये PQRS लूप को देखो, फिगर में देखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड के जो फिगर में नीचे की साइड जो फिगर है उसको देखो, जो मेन फिगर है, टॉप व्यू नहीं साइड व्यू, तो उसमें PQRS देखा आपने? हाँ सर। वहां पे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्क्रू घुमाओ, आप स्क्रू को घुमाओ, तो स्क्रू कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा? PQRS जिस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है उसी तरीके से स्क्रू को घुमाओ आप, तो स्क्रू कैसे तो जाएगा? एस की तरफ, मतलब वो जो एन और एस, तो सर एस की तरफ नहीं जाएगा, मतलब नहीं, आपको स्क्रू है ना, ये PQRS जो लूप है ना उसको परपेंडिकुलर स्क्रू आपको प्लेस करना है और स्क्रू को घुमाना है बस। तो वो कहाँ पे जाएगा स्क्रू? ये 3 डायमेंशन ही है, यहाँ पे फिगर में आप नहीं बोल सकते कौन सा तरफ, आपको बोलना अलग से, मतलब 3 डायमेंशनली सोच के बताना पड़ेगा। हाँ सर, अंदर की साइड जाएगा, समझा। अंदर की साइड 100% परपेंडिकुलर नहीं जाएगा, देखो ये प्लेन के एग्जैक्ट परपेंड थोड़ा हाँ टेढ़ा जाएगा। हाँ सर, समझा। PQRS के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बट हमारा जो मोबाइल का प्लेन है उससे परपेंडिकुलर नहीं होगा। आई रिपीट, PQRS का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर होगा, बट हमारे मोबाइल के प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? हाँ सर, आया। तो वेक्टर ए का डायरेक्शन कैसा रहेगा, तो मैं फिगर में, वैसे 3 डायमेंशन ही है, वैसे ये चीज 3 डायमेंशन है, बट तो भी मैं उसको बताने की ट्राई कर रहा हूं कि हमारा जो वेक्टर ए है ना वो ऐसे जाएगा, या मतलब अगर सेंटर से, पूरे लूप के सेंटर पे सोचे तो ये ऐसे जाएगा अंदर की साइड, बट थोड़ा टेढ़ा जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ सर। अब इसको टॉप में से देखना है आपको, अब इसी को आपको टॉप में से देखना है, तो टॉप में से आपको देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा वो, ये मैंने वेक्टर ए का डायरेक्शन शो किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए व्हिच इज गेटिंग इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द PQRS। तो अगर वो टॉप व्यू में अगर आप देखते हो, टॉप व्यू में, तो वो आपको कहां पे दिखाई देगा टॉप व्यू में? PQ के परपेंडिकुलर। हाँ, PQ के पर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड। तो अगर वो टॉप में से आप देखोगे तो PQ के परपेंडिकुलर दिखेगा, तो होगा ही ना, PQ से परपेंडिकुलर ही होगा, बिकॉज वो पूरा प्लेन PQRS से परपेंडिकुलर है। बट टॉप व्यू में तो हमको PQ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। हमको, हम जब ये टॉप व्यू में देखते हैं ये पूरे सिस्टम को, तो हमको पूरा लूप नहीं दिखाई देगा, हमको खाली एक PQ ब्रांच ही दिखाई देगा और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और वेक्टर एक कौन से डायरेक्शन में है, तो वो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो PQ से मतलब मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो मैंने यहाँ पे वो दिखाया है, इस हिसाब से आपको टॉप व्यू में मिलेगा। तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है ना वो आपको ऐसे टॉप व्यू में से दिखेगा। चलो, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये थ्योरी खत्म। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ टफेस्ट थ्योरी बट इट इज वेरी इजी फॉर यू। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन अगर आपको पता चल गया ना तो ये थ्योरी खत्म आपके लिए। तो मैं वापस से एक बार बोल देता हूँ, वापस से एक बार सुन लो आप शांति से। आपको ये पता है कि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होता है ना वो प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। कोई भी एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज टेकन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब ये यहाँ पे सरफेस कौन सा है, तो भाई सरफेस तो है वो PQRS है, तो उसके परपेंडिकुलर। बट वो तो दो चीज हो सकती है, कोई भी, अगर ये सपोज कि मेरे पास है तो उसका परपेंडिकुलर दो चीज, मतलब ये सपोज क्या है तो इसका परपेंडिकुलर ये भी होगा, मतलब इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, दोनों साइड परपेंडिकुलर होगा कोई भी सरफेस है तो उसके दो परपेंडिकुलर आपको मिलेंगे। बट मैंने बताया कि रूल ऐसा है कि करंट, मैंने ये बताया कि रूल ऐसा है कि करंट जिस हिसाब से फ्लो हो रहा है उसी हिसाब से आपको स्क्रू को घुमाना है, वो आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में वेक्टर ए लेना है। तो मैंने स्क्रू को घुमाया तो वो स्क्रू अंदर चला गया थोड़ा टेढ़ा जाके, मतलब PQRS के प्लेन से परपेंडिकुलर ओवर अंदर जाएगा, और उसको मुझे टॉप में से देखना है।
तो अगर मैं उसको टॉप में से देखूंगा तो वो पी क्यू के परपेंडिकुलर मुझे ऐसे दिखाई देगा यहाँ पे। अब देखो ये टॉप व्यू में देख लो, अब ये टॉप व्यू का थ्योरी देख लो, टॉप व्यू देख लो उसका। तो ये वेक्टर ए का, एंड अज्यूम let the angle between vector A and vector B is a theta. Let angle between vector A and vector B is theta. तो यहाँ पे वेक्टर A एंड वेक्टर B का जो एंगल है ना वो थीटा है। तो फ्रेंड्स अगर ये थीटा है तो कोई मुझे बताएगा ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। हाँ, तो ये तो वेक्टर A है ना, वो तो PQ से परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलो ये बात आपको समझ में आया? देखो हम अटके कहाँ पे है, हम अटके यहाँ पे है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है। तो कि भाई हम अटके यहाँ पे है कि भाई टॉर्क इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स दैट इज F2 और F2 डैश, एंड इनटू मुझे करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे फ्रॉम द फिगर कितना है? तो फ्रॉम द फिगर उसके लाइन एक्शन mn है। मुझे यहाँ पे mn फाइंड करना है। अगर मुझे mn मिल जाएगा ना तो काम हो जाएगा। तो अब सोचो, कंसीडर इन द ट्राइंगल, कंसीडर द ट्राइंगल ONQ, ये ONQ ट्राइंगल कंसीडर करो। तो उसमें देखो तो फ्रॉम द फिगर कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखो ये ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ONQ की बात कर रहा हूँ मैं, ONQ। तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट साइड कौन सा है? ON है, ON। एंड हाइपोटेन्यूस कितना है? b/2 है। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। नाउ ON इज व्हाट? b/2 कोस 90 माइनस थीटा। हाफ mn। हाँ, अब मुझे ये पता है कि mn अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ON का डबल करना पड़ेगा, और इसका डबल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? b साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा माने साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा माने साइन थीटा। तो आपको mn मिल जाएगा b/2 साइन थीटा इंटू 2, 2 कैंसल, तो b साइन थीटा मिल जाएगा। तो क्या ये चीज समझ में आया आपको? Yes, sir. यस सर। चलो अब हो गया टॉर्क इज इक्वल्स टू, अब F2 का मैग्नीट्यूड कितना है, या F2 या F2 डैश, दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो इसका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड भैया कितना है फोर्स का, F2 या F2 डैश का? BIL। BIL। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिल गया? ये b साइन। देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस b साइन थीटा है, ऐसा प्रूव करने के लिए पूरा टॉप व्यू मैंने देखा है, पूरा टॉप व्यू यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। ये टॉप व्यू ड्रॉ करने का रीजन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पूरा टॉप व्यू मैंने दिखाया यहाँ। बट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर तो भी समझ में ना आए तो इस वीडियो को आप देखना एक बार फिर से, यूट्यूब में मैं भेज दूंगा। और आपको 3 डायमेंशनली सोचना है, आपको 3D व्यू सोचना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको जस्ट ऊपर से आपको देखना है और सोचना है, दैट शिट, तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा। चलो अब ये L इंटू बी तो क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या होता है भैया? एरिया। एरिया हो जाएगा ये लूप का, ये लूप का एरिया हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ना टॉर्क का, वो हो जाएगा BIA साइन थीटा, BIA साइन थीटा। अब इसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा अच्छे से कन्वर्ट कर दे, BIA साइन थीटा। इफ द लूप इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, अब सोच लो कि ये लूप के जो एक टर्न नहीं है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। इफ लूप इज हैविंग n टर्न्स, तो अगर सोचो कि लूप के n टर्न्स है तो व्हाट शुड बी द
what should be the torque? चलो बिना साइन थीटा। हाँ, तो अब है ना उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बहुत ही इजीली आपको याद रह जाएगा, बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, तेरे बिना जीना 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 अब नहीं, बिना साइन थीटा। सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. So finally, the torque acting on the loop when it is placed in the magnetic field, uniform magnetic field, the torque is a बिना sin theta. तो देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे अगर आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करोगे ना, रिजल्टेंट फोर्स, तो देखो F1 डैश कैंसिल हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स के बारे में सोचते तो F2 डैश भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो सारा कैंसिल हो जाएगा। तो वही तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अगर कोई लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं कोई लूप को, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होता ही है, वो तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। बट हमको ये पता चला कि अगर कोई लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। एंड हाउ मच द टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द लूप, कितना टॉर्क लगेगा भैया? तो फॉर्मूला भी याद रह सके ऐसा है, कितना लगेगा? बिना साइन थीटा। बिना साइन थीटा। तो क्या फ्रेंड्स ये थ्योरी आपको समझ में आया? Yes. यस सर। तो आपको क्वेश्चन नंबर, अभी 2 क्वेश्चन जो है ना उसमें 2 क्वेश्चन को मिला के मैंने एक ही बना दिया, मतलब मतलब ये पूरा एक साथ आपको याद रह जाए इसलिए। तो ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे एक नया चीज है, एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, अभी थ्योरी खत्म नहीं हुआ है। तो अभी एक और चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे एक नया क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। A new quantity I am going to define here, that is a magnetic dipole moment. સર हाँ बोलो। સર અગર આપણે લૂપને મેગ્નેટિક ફિલ્ડથી પેરેલલ રાખીએ તો પછી એરિયાનું ડિરેક્શન સમજવામાં ઈઝી થઈ જશે ને, તો પછી એમ It કરાય? will be comes out to be a special case only. तो वो एक स्पेशल केस हो गया, वहां पे थीटा 90 हो जाएगा, वहां पे थीटा 90 हो जाएगा। तो इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन द टॉर्क बिकम्स ओनली बिना। अगर हम लूप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ही रख देते हैं पैरेलल, तो क्या हो जाएगा? तो वेक्टर ए 100% वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल 90 हो जाएगा। बट इट विल बी अ स्पेशल केस, इट विल नॉट द जनरलाइज्ड फॉर्म, इट विल नॉट बी अ जनरलाइज्ड फॉर्म। तो हमने क्या किया कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म ले लिया और उसके ऊपर से स्पेशल केस जितने भी बनाना है वो बना सकते हैं। इज इट अंडरस्टूड? હા સર। तो नाउ a magnetic dipole moment of current carrying a coil is defined as magnetic dipole moment of current carrying coil is defined as vector mu, इसको कभी म्यू भी बोल सकते हैं, कभी कभी उसको एम भी बोलते हैं, is equals to NIA. So this is the definition of the magnetic dipole moment. This equation itself is a definition. Its unit is a ampere into meter square. Number of turns के कोई यूनिट नहीं होता है, करंट का यूनिट एम्पियर एंड एरिया का मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये है ना, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन है NIA। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ऐसा नहीं पूछना है, दिस फॉर्मूला इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी फिजिक्स के अंदर इक्वेशन खुद ही डेफिनेशन हो सकता है। तो कोई लूप है जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसमें से करंट I फ्लो हो रहा है और जिसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जो है ना वो NIA है। वो कहां से आया वो नहीं, उसका डेफिनेशन ही है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप कैन बी गिवन बाय NIA।
So this is to be take it to be granted, that is take it to be granted. इसको आपको directly याद रखना, ये definition है. Now what we got? What was the equation of the torque that we got? Now a torque was given. Torque is tau is equals to, याद है आपको क्या है? बीना sin theta. So can I say NIA is equals to a mu or m? Can I say it is a mu into b sin theta? Yes, sir. And in vector form, it can be written as vector tau is equals to mu cross b, where mu is the magnetic dipole moment and b is a magnetic field. So this is the final answer of this theory. तो अभी ये theory खत्म हुआ. देखो फ्रेंड्स, 5th चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर, I will prove that any current carrying loop can be behave as a magnet. Any current carrying loop is behaving as a simple magnet, जिसके पास नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है. In other language, I can say any current carrying loop is behaving as a magnetic dipole. Any current carrying loop is behaving as a magnetic dipole. तो फ्रेंड्स याद करो कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिकल डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो उसके ऊपर टॉर्क कितना था, याद है किसी को? RS sin theta. अच्छा, PE sin theta. It is compatible to the torque on the electric dipole placed in a uniform electric field. और आपको ये याद होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना था? P क्रॉस E था, याद है किसी को? तो ये वही फॉर्मूला है. यहाँ पे P क्या है? mu. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इसके बदले यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसके बदले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बदले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. एंड वहां पे इन द फर्स्ट चैप्टर E वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे E के बदले मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मतलब सेम ही हुआ ना, So what is the conclusion? Conclusion is that a loop behave as a magnetic dipole. मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जितने भी इक्वेशन थे वो सारे इक्वेशन हम ये लूप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. तो नेक्स्ट ऑनवर्ड टॉपिक में हम वही देखने वाले हैं. कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने जितने भी इक्वेशन डिराइव किए थे वो सारे इक्वेशन हम यहाँ पे लूप के लिए, लूप मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, तो ये करंट कैरिंग लूप के लिए मतलब मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, वो अभी हम प्रूव करेंगे. तो अभी हमने ये एक 4 मार्क्स का CBSE के लिए 5 मार्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका फॉर्मूला भी आपको याद रह जाए ऐसा है, और इट इज आल्सो कंपैटिबल विद द इलेक्ट्रिकल टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिकल डाइपोल. तो फॉर्मूला याद रह जाएगा फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? ये थ्योरी समझ में आया पूरा? देखो तो एक बार फिर से फटाफट. इज इट ओके फ्रेंड्स? सर एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है. हाँ बोलो. सर अर्थ ने पण नॉर्थ पोल અને સાઉથ પોલ છે, એને પણ મેગ્નેટિક ફીલ્ડ છે સર. हाँ, તો છે. આમ જોવા જઈએ તો अर्थ मैग्नेट ना કહેવાય? अर्थ છે જ ને मैग्नेट. अर्थ इज अ मैग्नेट एक्चुअली. अर्थ इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. Definitely it is a magnet. And तो planet you will have the whole theory, a whole topic
corresponding to the Earth's magnetic field in the 5th chapter. चैप्टर नंबर 5 में एक पूरा 3-4 पेज का टॉपिक है जिसमें पूरे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को साइंटिफिकली हमको वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है. तो अर्थ इज अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल. अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी लाइक अ बार मैग्नेट. वो मैग्नेट ही है. तो उसका मैग्नेट कैसे होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे क्या होता है, वो पूरा थियोरी, पूरा साइंटिफिकली, पूरा मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया है 5th चैप्टर में. वैसे वो निकाल दिया है उन लोगों ने, ये जो अभी रिवाइज्ड सिलेबस किया ये कोरोना के वजह से, तो वो टॉपिक निकाल दिया है. बट हम वो पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बिकॉज वो एमसीक्यू जेडबल नीट में तो वो आने वाला ही है वापस से. सीबीएसई में से निकाला है, आपके लिए तो पता नहीं क्या है, बट वो हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे. हम एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे. સર બોલો. સર એવું કહી શકાય કે આજે ચાર્જીસ ઇલેક્ટ્રિક ડાયપોલ પ્રોડ્યુસ કરે છે એ લોકો મેગ્નેટિક ડાયપોલ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે બી કેપેબલ છે. देखो your statement is completely wrong. Magnetic dipole, that is equals to existence of the north and south pole. Magnetic dipole is equals to existence of a north and south pole. Now north and south pole produces in which kind of circumstances? So that will be discussed in the 5th chapter. वो हम 5th चैप्टर में देख लेंगे कि नॉर्थ एंड साउथ कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे मिलते हैं हमको. बट आपका जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक डाइपोल इज अ रॉन्ग. देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में आते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में आता है तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. एंड मैग्नेटिक डाइपोल कैसे प्रोड्यूस होता है, किसको नॉर्थ बोलना है, किसको साउथ बोलना है, वो पूरा चीज हम 5th चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. इज इट क्लियर? સર વોઇસ લેગ થાય છે. चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ कैसे होता है, साउथ कैसे होता है. अभी आपका जो आपने जो बोला वो रॉन्ग है. ओके अभी आ रही है मेरी आवाज? इज इट ओके फ्रेंड्स? एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ सर, यस सर. रिश्वा, હા સર વોઇસ લેગ થયો તમે. हाँ, मैंने आपको ऐसा बोला कि 5th चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक डाइपोल कैसे फॉर्म होता है. ओके ओके सो लेट अस गेट बैक टू द आवर ओरिजिनल थ्योरी. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 आपको यहाँ से प्रिपेयर नहीं करना है. मैं अभी स्क्रीनशॉट आपको भेजने वाला हूँ. यहाँ पे बहुत बेकार दिया हुआ है, तो मैं पूरा स्क्रीनशॉट आपको भेजने वाला हूँ. तो बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से मैंने आपको वो समझाया है. तो आपको क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 को मेरे स्क्रीनशॉट में से आपको प्रिपेयर करना है. अगर पॉसिबल हो तो एक बार आप खुद लिख लो पूरा थ्योरी और अच्छे से कहीं पे आप उसको पेज को अटैच कर दो इसके ये बुक के साथ. तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ. तो 35 में वही है, अलग से वो क्वेश्चन बनाया हुआ है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर द कॉइल, राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट एंड आल्सो डिस्कस द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो हमको ये पता है कि अभी हमको ये पता चल गया है कि इफ द कॉइल इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट्स करंट इज I एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, then the magnetic dipole moment is defined as, defined का मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो खुद उसका डेफिनेशन है. ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वो खुद इसका डेफिनेशन है. तो if n number of turns then the dipole moment is defined as NIA and the torque can be given by formula m cross b. मैंने उसको म्यू बोला था, यहाँ पे m बोला है सिंबल. और वो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो आपको पता ही है, वो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि जब थीटा 0 होता है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और थीटा 180 बोलते, जब थीटा 180, वो हम इलेक्ट्रिकल डाइपोल में भी हमने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखते हो तो कौन से स्टेट को स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हो. तो थीटा 0 स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं एंड थीटा इज इक्वल टू 180 को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो वो चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है एज इट इज. तो फ्रेंड्स, क्या ये बात आपको समझ में आया?
यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना वो आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। 35 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में प्रिपेयर करना है, तो वो मतलब काउंटर क्वेश्चन ही, अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका काउंटर क्वेश्चन ही है। 36, 37 वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट टुडे वी वांट टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दी व्हाटएवर द टॉपिक वी हैड टुडे डिस्कस्ड। तो एक आध दो न्यूमेरिकल है जिसमें आज हमने जो किया उसके बेस पे एक आध दो न्यूमेरिकल है, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तेरे जीना जीना अब नहीं जीना, जुदाई वाला आंसू अब हमको नहीं पीना, बीना साइन थीटा। अच्छा मुझे ये बताओ एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन कहाँ तक किया था हमने एक्सरसाइज में? सर आप ग्रो सवाल ना पूछो। ये आप थोड़ा साथ साथ में थोड़ा तो कर लो यार, थोड़ा तो साथ साथ में कर लो, एटलीस्ट एक बार देख तो लो कि क्या करवाया है, क्या कौन सा हो गया कौन सा बाकी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 1 to 8 क्वेश्चन वी हैड डिस्कस्ड। एक्सरसाइज के 1 to 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, और कुछ पीछे भी कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। A square coil of a side length 10 centimeter a square coil of a side length 10 centimeter and consists of 20 number of turns and current 12 ampere. A coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil. Normal to the plane of the coil मतलब वेक्टर A, normal to the plane of the coil का मतलब वेक्टर A, तो वेक्टर A एंड वेक्टर B का बीच का एंगल 30 डिग्री वैसे ही दिया हुआ है। वेक्टर A एंड वेक्टर B का एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। देखो अगर ऐसा बोला होता ना कि कोयल है ना, सपोज कि ऐसा बोला है कि कोई कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है, सपोज ऐसा दिया है। सोचो कि अगर ऐसा दिया है कि कोयल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो फिर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होता? 60। तो वो 60 हो जाता। अगर कोयल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कोयल है, तो अगर ये 30 होता तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का बीच का एंगल 60 हो जाता अगर ये 30। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोयल का जो नॉर्मल है, कोयल का नॉर्मल मतलब वेक्टर ए और उसके साथ ही एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे फॉर्चुनेटली कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का बीच का एंगल ही थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड वी रिक्वायर टू फाइंड द टॉर्क ऑन द कॉइल, तो मुझे यहाँ पे टॉर्क फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स टॉर्क कैसे मिलेगा? आपको बहुत ही अच्छे से याद है, इक्वेशन क्या रहेगा? बीना साइन थीटा। आपको पूरा मतलब पूरी बिना दिया है, देखो मतलब पूरी बिना दी है। तो बी के पास मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास करंट है, आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स है। एरिया कैसे मिलेगा? तो ये स्क्वायर लूप है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे होता है? एल स्क्वायर। देखो मैंने ये इक्वेशन रेक्टेंगल लूप के लिए प्रूव किया है, बट इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर द एनी काइंड ऑफ शेप ऑफ द लूप। कोई भी शेप के लूप के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, कोई भी शेप के लिए। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर एंड थीटा 30 डिग्री। सो ऑल द थिंग इज गिवन टू यू, सो यू कैन गेट द आंसर। क्या ये करवाने की जरूरत है फ्रेंड्स? नो सर। इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया? यस सर। यस।
ओके, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25। सर्कुलर coil of 20 tons and a radius 10 centimeter are placed in the magnetic field of a 0.1 Tesla normal to the plane of the coil। देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कोयल सर्कुलर कोयल पड़ा हुआ है वो एग्जैक्टली नॉर्मली पड़ा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। मतलब ये जो कोयल है ना, हमारा जो कोयल है वो मैग्नेटिक फील्ड के 100% परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे पड़ा हुआ है, देखो ऐसे पड़ा हुआ है। आर यू एबल टू इमेज द सिचुएशन? क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे कोई मुझे बताएगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना होगा? 0। 0 होगा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल टॉर्क फाइंड करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला तो क्या है? बीना साइन थीटा। अब थीटा कितना है यहाँ पे पर्टिकुलरली? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। 0 होता है, तो मतलब टॉर्क 0। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर बी, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द कोयल। कोयल के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा कोयल का? 0। तो हमने पहले से पता किया हुआ है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कोयल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो चाहे वो कोई भी किसी भी सिचुएशन में रखते हो, फोर्स तो ऑलवेज 0 ही होता है। कोई भी सिचुएशन में अगर रखो कोयल को, कोई भी सिचुएशन में रखो, फोर्स तो 0 ही होता है। एंड क्वेश्चन नंबर सी, अब यहाँ पे आपको कोई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर टॉर्क फाइंड, कोई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स फाइंड करना है, कोई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो हमको पता है कि कोई एक चार्ज के अगर ऊपर फोर्स फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला तो क्या है? QV क्रॉस B। मतलब यहाँ पे इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होगा। चार्ज के बदले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, वी बी साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या, कौन किसके बीच में एंगल है? कौन तो कौन? सर माइनस नहीं आवे बाहर? अरे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मैग्नीट्यूड। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो थीटा है वो किन दोनों के बीच का एंगल है? बी और बी के बीच। तो यहाँ पे सोचो कि इलेक्ट्रॉन तो ये प्लेन में, कोयल के प्लेन में ही घूमेगा। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो तो ये कोयल के प्लेन में ही होगा। तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर। होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन को कोयल के अंदर घूमता है ना, तो कोयल का प्लेन के अंदर ही घूमेगा वो। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि वेक्टर वी एंड वेक्टर बी के बीच के जो एंगल है ना, यहाँ पे वो 0 मतलब 90 हो जाएगा। एंड साइन 90 क्या होगा? साइन 91 होता है। साइन 91 होता है। तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो है 1.6 × 10⁻⁹। मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा? फोर्स फाइंड करने के लिए पहले मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा? का वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे पास करंट है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है करंट एंड वेलोसिटी के बीच में फॉर्मूला, इसका रिलेशन? नावड़ी। हाँ, तो फ्रॉम द थर्ड चैप्टर वी नो दैट द करंट इज इक्वल्स टू नावड़ी। सो अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? आई अपॉन नाई। आई नाई तू नाई। आई पर नाई। ओके गुड, अच्छा है। तो करंट है आपके पास या है? हमारे पास करंट है, ये रहा, कितना है? 5 एम्पियर। क्या नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो ये रहा ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, देखो लास्ट में दिया 10⁻²৯। सो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो गिवन। क्या एरिया दिया हुआ है? हाँ, एरिया नहीं है बट रेडियस है। तो रेडियस के ऊपर से एरिया फाइंड कर सकते हो पाई आर स्क्वायर करके, या पाई आर स्क्वायर कर लो तो एरिया मिल जाएगा। और ई तो पता ही है हमको 1.6। तो पहले वीडी फाइंड कर दो और वीडी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले वीडी फाइंड करके उसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। सर ईमा શું લેવાનું? अरे रे साकिर, સર લેગ થાય છે તમારી અવાજ એટલે. ना ना, साकिर बोले છે ને? કોણ બોલે છે? હા સર. साकिर,
देखो आपको थोड़ा हाँ हाँ सर, आ गया, आएगी। आपको थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। हाँ, आपका बहुत ही लेक हो, मतलब आपका 11th का भी बहुत लेकिंग है और 12th का भी आगे का मतलब बाकी है, तो आप थोड़ा काम ज्यादा करना अभी। ओके, तो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस यस सर। सर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वैसे आज मैंने एक ही टॉपिक कराया है आपको, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्स्ट में बेकार दिया है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बोर्ड में लिख सको पूरे पूरा, मतलब ऐसे लिख के दिया है। मैं अभी आपको उसको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ और होमवर्क भी भेज देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है अभी? तो अभी सेशन खत्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू।